मुगल भारत में कैसे आए थे? मात्र 12,000 सैनिकों के साथ सन 1526 ईस्वी में उज्बेकिस्तान से आए बाबर ने भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली को अपनाने का इरादा बना लिया था। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज चल रहा था और बाबर कैसे भी करके इब्राहिम लोदी को उसकी गद्दी से हटा देना चाहता था। लेकिन 1 लाख सैनिकों और 1000 से ज्यादा हाथियों की सेना वाले इब्राहिम लोदी को हराना इतना भी आसान नहीं था। तो फिर कैसे अपने से 10 गुना बड़ी सेना को हराकर बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर अपना राज किया और किस तरह भारत में मुगल काल आरंभ हुआ, चलिए जानते हैं। पूरे भारतवर्ष में हजारों सालों से छोटे बड़े कई सारे राजाओं ने राज किया, लेकिन जब से भारत में मुगलों ने कदम रखा तब से कहानी बदलने लगी। मुगल साम्राज्य का सबसे पहला बादशाह बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आया था। बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। जब बाबर मात्र 12 साल का था तब उसे विरासत में फरगना शहर मिला। वो वहां का बादशाह बना, पर बाबर के सपने किसी एक शहर का बादशाह बने रहने के नहीं थे। इसलिए 14 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद को जीतकर बाबर ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया। साल 1505 तक बाबर कई सारी जंगें लड़ चुका था और अपने राज्य का अच्छा खासा विस्तार कर चुका था, पर इतना कुछ होने के बावजूद बाबर की लालच बढ़ती गई और अब उसकी नजर भारत पर थी। अगले 20 सालों तक बाबर अपने मुगल साथियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। और सन 1526 में बाबर की नजर भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली पर गई। तब बाबर ने सोच लिया था कि अगर भारत पर राज करना है तो दिल्ली को जीतना ही होगा, लेकिन दिल्ली को जीतने के लिए इब्राहिम लोदी को हराना जरूरी था। जब बाबर जंग की ऐलान करने आया तो कम सैनिक होने के बावजूद उसके अंदर कोई डर नहीं था, और ऊपर से इब्राहिम लोदी भले ही चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उसने वही एक गलती कर दी जो अक्सर ताकतवर लोग किया करते हैं, और वो ये कि उसने सामने वाले को कमजोर समझ लिया। तभी तो इब्राहिम लोदी भूल गया कि उसकी सेना में अगर सैनिक है तो बाबर की सेना में खतरनाक बंजारे लड़ाके हैं जिन्हें जिंदगी और मौत के आगे कुछ भी समझ नहीं आता। ऊपर से बाबर की सेना में गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर पानीपत नामक जगह पर युद्ध होना था। बाबर ये बात जानता था कि उसके पास लोगों की संख्या कम है, इसलिए बाबर ने युद्ध की सही रणनीति पर चलने का फैसला किया, और इस काम में बाबर बहुत ही कुशल था। वो युद्ध से 1 हफ्ता पहले ही पानीपत के मैदान पर आ गया था और अपने हिसाब से सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर चारों तरफ लगा दी। बाबर की सेना में 4000 बेहद खतरनाक तीरंदाज थे। दूसरी तरफ 1000 बंदूक वालों के अलावा बाबर के पास वो हथियार भी था जिसके बारे में लोदी सोच भी नहीं सकता था, और वो हथियार कुछ और नहीं बल्कि चलती फिरती आग बरसाने वाली तोपें थी। दोस्तों, हिंदुस्तान की किसी भी जंग में इस तरह की तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया था, इसलिए यहाँ पर होने वाले युद्ध में अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था कि इन तोपों का सामना कैसे करना है। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह को लंबे समय तक जंग चलने के बाद इतनी बड़ी सैनिकों की टुकड़ी होने के बावजूद इब्राहिम लोदी बाबर के सामने जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर की सेना के आगे टिक न सके, जिसका सबसे बड़ा कारण बाबर की सेना में मौजूद निडर सैनिक तो थे ही, उसके साथ साथ तोपों की आवाज से सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी की सेना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इन खतरनाक तोपों से कैसे लड़े, इसलिए कुछ जंग का मैदान छोड़कर भाग लिए और कुछ शहीद हो गए। यहाँ तक कि तोपों की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि लोदी के हाथी अपनी सेना को कुचलते हुए भागने लगे, जिसकी वजह से अधिकतर सेना तो ऐसे ही ढेर हो गई। ऊपर से बाबर के तीरंदाज सैनिकों ने लोदी के भागते हुए सैनिकों पर तीरों की बौछार कर दी, और उनके पास जो 1000 बंदूकबाज थे उन्होंने भी लोदी सेना के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला दी। इन सब के बाद बाबर आसानी से युद्ध जीत गया और इब्राहिम लोदी लाख कोशिशों के बाद भी हार गया। और इसी जंग के बाद से भारत में मुगल सल्तनत का राज्य शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते ही बाबर ने मुगल सल्तनत का परचम लहरा दिया था। अब आप चाहे जो भी कहें, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, 12,000 सैनिकों से 1 लाख सैनिकों को ढेर करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बाबर ने कर दिखाया। इसी वजह से उन्हें एक कुशल लड़ाके के तौर पर जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं, बाबर एक उच्च कोटि का लेखक भी था। अब बाबर ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इनके बाद इनका बेटा हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में
23 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा और उसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। पर हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा रहा। 26 जून 1539 में हुमायूं चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हार गए और किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल हो पाया। हुमायूं सालों तक भटकता रहा, लेकिन बाद में अपनी कुशल रणनीतियों की वजह से हुमायूं ने काबुल और कंधार में फिर से अपना कब्जा जमा लिया और 30 जुलाई 1555 में हुमायूं दोबारा से दिल्ली जीतने में सफल हो गया। दोस्तों, हुमायूं अफीम का बड़ा शौकीन था। ये अफीम ही उसकी मौत का कारण बनी, क्योंकि अफीम के नशे में जब ये सीढ़ियों से गिर गया तब इसकी मौत हो गई। हुमायूं के बाद मुगल सल्तनत पर अकबर का राज हुआ। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। आप ये भी जानते होंगे कि अकबर के दरबार में हिंदुओं का भी बहुत सम्मान था और उन्हें उनके पद भी मिलते थे। यहाँ तक कि एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने हिंदू लड़की जोधा भाई से शादी की, लेकिन उसने कभी भी जोधा पर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि रानी जोधा भाई के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मंदिर भी बनवा दिया। दोस्तों, अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसका बसाया गया फतेहपुर सीकरी शहर, जो आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ियों पर बसा था। कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी उस समय लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था, इसीलिए इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था। यहाँ तक कि नक्शा बनाने में मदद भी की थी। इस शहर के बनने से पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। इसके बाद फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाई। फतेहपुर सीकरी 1571 से लेकर 1585 तक मुगलों की राजधानी थी, लेकिन पानी की कमी के कारण मात्र 14 साल में ही ये शहर छोड़ दिया गया और फिर दोबारा से आगरा को राजधानी के रूप में पहचान मिली। साल 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही नाम का एक नया धर्म बनाया, जिसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया था। लेकिन अकबर का ये धर्म ज्यादा समय तक नहीं चला और कई सारे लोग इस धर्म के खिलाफ हुए, जिस वजह से अकबर ने तो इस धर्म को अपनाया ही था, लेकिन इनके अलावा केवल 19 लोग इस धर्म को अपना मानते थे। बाकी हर कोई अपने अपने धर्म पर ही चलना स्वीकार करते थे। दोस्तों, अकबर के बाद मुगल सल्तनत के तख्त पर अकबर के बेटे जहांगीर बैठे और उसके बाद जहांगीर के बेटे शाहजहां ने मुगल सल्तनत पर राज किया। अब आप तो ये जानते हैं कि शाहजहां के राज में भारतवर्ष में कितनी सारी नायाब चीजों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे अनोखी चीज कुछ और नहीं बल्कि हमारे भारत का ताजमहल है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में एक माना जाता है। और इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि इसे देखने के लिए हर साल सैलानी आगरा आते हैं और सफेद संगमरमर के पत्थर से बने ताजमहल की खूबसूरती को निहारते हैं। और अंत में सबसे कट्टर और खतरनाक औरंगजेब आए। औरंगजेब अपने इस्लामिक नियमों का कठोरता से पालन करते थे। यही कारण कि औरंगजेब कभी शराब नहीं पीता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि औरंगजेब अच्छा था, क्योंकि उसे इतिहास का सबसे क्रूर मुगल बादशाह माना जाता है। सबसे बड़ी चीज तो मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठने के लिए औरंगजेब ने अपने 3 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और अपने माता पिता को बंदी बना लिया। यहाँ तक कि जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन पर लगाए जाने वाले जजिया कर को अकबर ने बंद तो कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने अपने शासन में इसे फिर से लागू कर दिया। दोस्तों, उस समय की कवियों और लेखकों ने भी औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। अब इन चीजों से साफ पता चलता है कि औरंगजेब कितना ज्यादा अत्याचारी शासक था, लेकिन औरंगजेब की कई सारी चीजें इंसान को असमंजस में भी डालती हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार तो करना ही चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे धर्मों के लोगों को दबाकर भी रखना चाहता था। लेकिन जब बात ऐशो आराम भरी जिंदगी की आती थी तो औरंगजेब मुगल सल्तनत के खजाने को अपने खुद के खर्चे के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। यही सब बातें थी जो औरंगजेब को बाकियों से बहुत अलग बनाती थी। जिससे चीजें तो साफ पता चल रही हैं कि औरंगजेब के अंदर बाबर की छाप थी। वो पूरे भारत को डरा कर रखना चाहता था ताकि आने वाले समय तक कोई भी मुगल सल्तनत को हरा न सके। और औरंगजेब के अत्याचारों के बाद भी लोग डरे नहीं, और यही कारण है कि औरंगजेब मुगल सल्तनत का आखिरी बड़ा बादशाह था। हालांकि इनके बच्चे वगैरह ने राज तो किया, लेकिन वो इस तरह का नाम नहीं कमा पाए जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक ने कमाया था। तो ये थी मुगल साम्राज्य की असली कहानी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में हम जरूर जानना चाहेंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।